नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल से। रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारी सीरीज चल रही है। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो 18th नंबर की क्लास है, 18 नंबर की क्लास है। आधा घंटे की क्लास होती है मात्र, ठीक 8 बजे सोमवार से लेकर शनिवार तक रेगुलर। सोमवार से लेकर शनिवार तक रेगुलर 8 बजे क्लास होती है। क्या है इस क्लास में, क्यों देखनी चाहिए आपको? तो ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है जो कि पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों पर और पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न के टॉपिक्स पर आधारित है। इसमें लास्ट में क्लास में करंट अफेयर्स भी ऐड किया जाता है जो आपको देखने को मिलेगा, और स्टैटिक जीके की चीजें भी इसमें ऐड की जाती हैं। तो आधा घंटे में पीवाईक्यू, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और एक्सप्लेनेशन ये आपको क्रिप्स वे में देखने को मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो आप बहुत कर रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि जीएस बहुत अच्छी पढ़ ली होगी आपने, लेकिन जब तक ये पता नहीं लगेगा क्वेश्चंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को कहां गलत कर पा रहे हैं या कैसे सही कर पा रहे हैं, वो चीज जानना पॉसिबल तभी है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के साथ अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है क्लास में, तो वो आपके लिए सोने पर सुहागा है। क्या? एड ऑन चीजें हो जाएंगी, वो आपके लिए जो हेल्प करेंगी आपको एग्जाम में और क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाई कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा किसको फंडामेंटल राइट एनफोर्स करने का अधिकार प्राप्त है? संविधान के द्वारा किसको फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार एनफोर्स करने का अधिकार है, शक्ति प्राप्त है? तो भारत के सभी न्यायालयों को, तो गलत बात है। पार्लियामेंट को, गलत बात है। प्रेसिडेंट को, नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो भारत में फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने यानी कि भारतीय संविधान ने किसको दे रखी है? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। केवल, सभी न्यायालयों को नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ठीक है, तो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, और इसके अलावा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 32 है। उच्च न्यायालय को जो शक्ति दी है वो आर्टिकल 226 है। और एक आर्टिकल है आर्टिकल 13, आर्टिकल 13, जो ये बताता है कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है और वो अगर फंडामेंटल राइट्स के विरोध में आता है तो फिर वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स विल बी प्रिवेल एट दैट टाइम, उस समय फंडामेंटल राइट्स ही माना जाएगा। यहां देखो आप, तो आर्टिकल 32 मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, और आर्टिकल 13 जो बात करता है फंडामेंटल राइट सुप्रीम है। अब यहां देखें आप, ये जो फंडामेंटल राइट्स की बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार की। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। ये जरूरी है जीवन के लिए, इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स बोला गया है। और भारतीय संविधान ने भारत के लोगों को, भारत में रहने वाले लोगों को ये अधिकार दिए हुए हैं जिनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। अगर कोई उल्लंघन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 32 के तहत उनको हैंडल करने की, और हाई कोर्ट्स के पास पावर है आर्टिकल 226 के तहत उनको हैंडल करने की। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से कॉपी किया है, अमेरिका से बोरो किया है, और ये भारतीय संविधान के पार्ट 3 में मेंशन है, भाग 3 में मेंशन है। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 12 से शुरू होकर 35 तक जाते हैं। ठीक,
शुरुआत में जो फंडामेंटल राइट्स की संख्या थी वो टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे शुरुआत में, लेकिन अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको 78 एक सेकेंड, इसको 44th अमेंडमेंट के जरिए 1978 में रिमूव कर दिया और इसे लीगल राइट बना दिया है अब। और ये लीगल राइट अब कहां पर है? तो लीगल राइट है ये आर्टिकल 300A। कहां पर है? 300A के अंदर। जब ये फंडामेंटल राइट्स था तो ये अनुच्छेद 31 में था। कहां पर था? अनुच्छेद 31 में। अब ये जगह खाली हो गई है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल हैं, यानी कि लागू करेंगे इसको, एनफोर्सिएबल हैं, और जस्टिसिएबल भी है। क्या है? जस्टिसिएबल भी है, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, न्याय मिलेगा। क्लियर? आगे देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। भारत में फंडामेंटल राइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, दे आर गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन। स्टेट एक्शन के विरोध में ये गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। भारतीय नागरिकों को ये गारंटी मिली है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा, दे आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 3, तो पार्ट 3 में ही शामिल किया गया है इनको, ये भी सही है। दे एंश्योर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, इसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस लोगों को मिलता है। ठीक है। चौथा, दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए। बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिका में है उसकी तरह नहीं है, ये नहीं उसी की तरह है। ठीक है, तो यहां आंसर हो जाएगा सी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड बैंक, यानी कि जो विश्व बैंक है, जो विश्व बैंक है उसकी और बॉडी कौन सी है, किन किन से मिलकर विश्व बैंक बनी होती है? तो एक चीज याद रखना आप, एक हो गया विश्व बैंक और दूसरी तरफ हो गया IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दोनों एक दूसरे की जुड़वा है। जुड़वा यानी कि ट्विंस। क्यों? क्योंकि एक ही दिन इनकी स्थापना हुई है, एक ही दिन इनकी स्थापना हुई है, इसलिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को ट्विंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ब्रिटेन वुड्स की आउटकम पे बिहाफ पर ब्रिटेन वुड्स में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बिहाफ पर इनकी स्थापना होती है। विश्व बैंक का स्थापना करने का उद्देश्य है सोशल डेवलपमेंट। विश्व बैंक का स्थापना करने का उद्देश्य सोशल डेवलपमेंट और IMF की स्थापना का उद्देश्य है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये IMF की स्थापना का उद्देश्य है। अब विश्व बैंक के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जैसे IBRD, इस इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD को ही विश्व बैंक कहते हैं, IBRD। और उसके अलावा दूसरी जो बॉडी आती है वर्ल्ड बैंक के अंदर वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तीसरी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA है। ठीक है, ये तीसरी ऑर्गेनाइजेशंस है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद ये 3 हो गई, और कुछ जो इसमें दी नहीं है, जैसे फोर्थ है ICSID, है ना, और 5वीं है MIGA, मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये 5 से बनकर वर्ल्ड बैंक बनी है। तो पर अब ऑप्शन में एक IBRD, IFC और IDA, ये 3 तो हैं, तो अभी यहां तो आंसर यही रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इन 3 से मिलकर बनी है, वैसे 5 से मिलकर बनी है। IMF वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है, IMF एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। IMF और वर्ल्ड बैंक को एक ही दिन बनाया गया, तो 1, 2, 3 इनसे मिलकर वर्ल्ड बैंक बनी है। तो ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर 1, 2, 3। यहां देख लो इनके ये सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया वो दिए हैं।
IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1944 में बना, और वहीं IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये 1960 में बना, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1956 में बना, और मीगा 1988 में, ICSD इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ये 1966 में बना। ठीक है, आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट, ये ना जो किताब है इसके ऑथर कौन है, तो चौधरी चरण सिंह है। कौन है, चौधरी चरण सिंह की ये बुक है इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट, ध्यान रखेंगे आप। अब यहां देखो कुछ और किताबें आपको याद रखनी है। एक तो बड़ा आसान सवाल आया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, ये अभी आया यूजीसी नेट में आया था सवाल, तो पंडित नेहरू ने लिखी है। ये किसने लिखी है, पंडित नेहरू ने। एक और, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसने लिखी है, ये आपकी गांधी जी की बुक है, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। तीसरी बुक है गीतांजलि, गीतांजलि ये रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये किताबें। एक है एम विश्वेश्वरैया की किताब, एम विश्वेश्वरैया की किताब है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, सही आंसर चूज करना है आपको। एक तरफ युद्ध दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका ईयर दिया हुआ है, एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ उनके ईयर दिए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, तो 1757 में हुआ। बैटल ऑफ कलिंगा 261 BC। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हाँ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये आपका होता है दूसरे में, हाँ ठीक है। बैटल ऑफ तराइन ये आपका 1192, यानी कि सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बैटल्स आपको याद रखनी है। फिर एक तरफ मुगल रूलर दिए हैं, मुगल शासक, और दूसरी तरफ उनका मकबरा कहां पर बना हुआ है वो दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या है आंसर इसका, तो ध्यान से देखो। बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा है बाबर नामा। ठीक है, ऐसे ही हुमायूं से रिलेटेड किताब है हुमायूं नामा। ठीक है, अकबर नामा भी है। ये नाम से ही पता लग जाएगी, लेकिन ध्यान रखना बाबरनामा एक आत्मकथा है, आत्मकथा, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, निम्न में से लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई, समुद्र सीमा नहीं लगती हो, हंगरी है। ठीक है, यहां एक बार देख लीजिए कौन कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। तो एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्रीज में अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया और मंगोलिया, ये तो आपकी एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्री हो गई। और यूरोप की लैंडलॉक्ड कंट्री में ऑस्ट्रिया, हंगरी, लग्जमबर्ग, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, एंडोरा, चेक रिपब्लिक, मैसेडोनिया, मोल्डोवा, सैन मारिनो, स्लोवाकिया, ठीक, बेलारूस और वेटिकन सिटी। अफ्रीका की लैंडलॉक्ड कंट्रीज,
तो बुर्किना फासो, छाड, माली, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, बुरंडी, लोसोथो, नाइजर, जिम्बाब्वे। और इसके अलावा बोट्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथोपिया, स्वाजीलैंड और साउथ सुडान। ये आपकी अफ्रीका की लैंडलॉक्ड कंट्री, जिस हंगरी की हम बात कर रहे हैं, हंगरी, ये हो गया आपका लैंडलॉक्ड कंट्री, याद रखेंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी राइस। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी राइस की, राइस का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो भैया चाइना में होता है। कहां होता है, चीन में। ठीक है, एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफओए की रिपोर्ट के अनुसार। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया था। किस स्टेट में किया है शुरू, तो झारखंड में किया है। झारखंड में शुरू किया है। ये देखो, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये ट्राइबल पीपल के लिए है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड देसी काउ एज अ राज्य माता गौ माता। वो कौन सा राज्य है जिन्होंने देसी गाय को राज्य माता गौ माता कहा है। 30वां प्रश्न, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ऐसा कहा है। किसने कहा है, महाराष्ट्र ने ऐसा कहा है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र इसका सही जवाब हो जाएगा, जहां पे जो देसी गाय होती हैं, इंडिजीनियस गाय है, उनको राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है। पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। पेपरा वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, तो केरल में स्थित है। पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, कहां पर है, ये केरल में है। ठीक है, इसे वर्ल्ड सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया था, 1983 में इसे वर्ल्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। 53 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। आगे, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस 2025। 2025 में एक ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसे कौन सी सिटी होस्ट करेगी, तो ये जो जिस शहर में होगी ये कॉन्फ्रेंस, वो शहर है अजमेर। जिस शहर में ये कॉन्फ्रेंस होगी, ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस 2025, ये कहां पर होगी, अजमेर में होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, सोलीगा जनजाति क्यों न्यूज में है, सोलीगा जनजाति क्यों न्यूज में है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री ने बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बीआरटी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाने में सोलिंगा जनजाति के प्रयासों की सराहना की है, इसलिए ये सोलिंगा ट्राइब, सोलिंगा जनजाति न्यूज में है। सोलिंगा एक घुमंतु जनजाति है, घूमती रहती है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी कर्नाटक के बिलगिरियंगा पहाड़ी क्षेत्र और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में रहती है। ये सोलिंगा जनजाति 2011 में यह भारत की पहली जनजाति बनी थी जिसे किसी टाइगर रिजर्व के अंदर कानूनी वनाधिकार प्राप्त हुए थे। ये जो जनजाति है उसे कानूनी रूप से वन के अधिकार प्राप्त हुए थे। ये लोग जंगल में मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, जैसे शहद, जंगली फल, लकड़ी आदि। ये निर्वाह कृषि भी करते हैं। ये लोग सोलिगा भाषा बोलते हैं, जो कन्नड़ से निकटता से जुड़ी एक द्रविड़ भाषा है। ये बाघों को पवित्र मानते हैं और इन्हें डोंड्रा नाई कहकर पुकारते हैं। ये बाघों को क्या कहते हैं, डोंड्रा नाई कहकर बाघों को पुकारते हैं ये। ठीक है, याद रहेगा। आगे, पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान योजना क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में बिहार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के खातों में इसकी पीएम किसान योजना की किस्त जारी की है, सबके अकाउंट में 2-2 हजार रुपए, क्योंकि साल में 6,000 रुपए आते हैं। पीएम किसान योजना से साल में 6,000 रुपए आते हैं, 2-2 हजार 3 बार में, 2-2 हजार 3 बार में।
तो ये 2000 की जो किस्त है पीएम किसान योजना की, वो नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले कहां से, बिहार से जो है ट्रांसफर की है, इसलिए ये न्यूज में है। क्या है पीएम किसान योजना? तो 6,000 रुपए की सम्मान राशि किसानों को मिलती है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसे किसान अपने यूज में ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर किसानों को बधाई दी है। 6 साल पूरे हो गए हैं इस योजना के। मंत्रालय कौन सा है? इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। इसे कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका था कि सभी पात्र भूमि धारक कृषक परिवारों की कृषि संबंधी इनपुट की खरीद में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि जो किसान हैं खेतों में लागत लगाने के लिए जो चीजें खरीदते हैं उनमें इनकी मदद हो पाए। लाभ क्या मिला? तो लघु और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। 2000 रुपए की 3 किस्त, प्रतिवर्ष 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। 2000 की 3 किस्त। लाभार्थी कौन है? संस्थागत भूमिधारक, उच्च आय वाले करदाताओं आदि को छोड़कर सभी भूमिधारक किसान परिवार इसके लाभार्थी हैं। वित्त पोषण, यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषण वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि ये योजना जो चलाई जा रही है, जिसे 6 वर्ष पूरे हो गए हैं, 100% पूरा पैसा सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से ही जाता है, इसमें राज्यों का कोई योगदान नहीं है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, जिसमें पूरा पैसा जो है केंद्र सरकार की तरफ से जाता है। इसे बोलते हैं, जिस योजना में पूरा फंड केंद्र सरकार की तरफ से जाए उस स्कीम को बोलते हैं केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, तो आई होप ये चीजें याद रहेंगी आपको, ध्यान रखिएगा। 2 मार्च आरपीएफ का पेपर एकदम नजदीक है, तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें आप लोग, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें आप लोग। अब नई चीजों पे ध्यान न दें, ठीक है, जितनी चीजें पढ़ चुके हैं उतनी को अच्छे से रिवाइज कर लें। हाँ, बस टेस्ट पेपर रेगुलर लगाते रहिए, टेस्ट पेपर रेगुलर लगाते रहिए और रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पेपर दीजिए। आपका पेपर स्टार्ट होने वाले हैं मार्च के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं प्रेमपाल सिंह विदा लेता हूं आपसे, इसी प्रॉमिस के साथ कि फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपकी मंडे टू सैटरडे रेगुलर होती है रात को 8 बजे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।